गाइस बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साबरमती आश्रम। आपके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि साबरमती आश्रम कहां पर है, इसकी लोकेशन बताएं कि कहां पर है ये आश्रम। राइट, तो अभी साबरमती आश्रम को जो है वो रीडेवलप, दोबारा से इसको डेवलप करने के लिए, इसको पुनर्विकसित करने के लिए एक योजना हम लोग को देखने को मिल रही है गुजरात सरकार की तरफ से। गुजरात सरकार ने प्रपोजल रखा है कि गुजरात सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और साबरमती आश्रम को बहुत बढ़िया बना देगी, रीडेवलप कर देगी। तो सुनने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। राइट, काफी सारे लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। बट गाइज आपको बता दें, इस योजना के खिलाफ महात्मा गांधी जी के पड़पोते, ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी गुजरात हाईकोर्ट चले गए हैं इस स्कीम के अगेंस्ट। अब आप बोलोगे, दिमाग में आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे इस स्कीम के अगेंस्ट जा सकते हैं, इतनी बढ़िया प्लान लेकर आई है जब सरकार। तो गाइज आपको बता दें कि ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, रीडेवलपमेंट का जो प्लान हो रहा है, इसमें जो मुद्दे हैं जो तुषार गांधी जी ने उठाए, वो ये कहा है कि अभी हमें देखने को मिल रहा है साबरमती आश्रम 5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, इसको ये बढ़ाकर 55 एकड़ के एरिया में मतलब एक्सपेंड कर देंगे। राइट, 55 एकड़ का एरिया इसके अंडर ले आएंगे। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको बड़ा किया जा रहा है, क्या दिक्कत है। गाइस दिक्कत ये है, तुषार गांधी जी ने ये चीज मेंशन करी है कि इस प्लान के तहत काफी सारे लोग जो हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा, उनको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड महात्मा गांधी जी के अगर सिद्धांत की बात करें, उनकी खुद व्यक्तिगत इच्छा की बात करें, अगर आज की डेट में महात्मा गांधी जी होते तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके आश्रम के चलते दूसरे लोगों को अपने घरों को जो है वो छोड़कर जाना पड़े। बिल्कुल नहीं चाहते वो, ऑब्वियस ही बात है, ये बात आप ही जानते हैं, है ना। तो इस प्रोजेक्ट के चलते हमें देखने को मिल रहा है, एक तो स्वतंत्र आंदोलन की, फ्रीडम मूवमेंट के काफी सारे मंदिर हैं, काफी सारे श्राइन्स हैं, स्मारक जो हैं, राइट, तो ये कम हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के चलते। और आश्रम जो होगा वो पूरी तरह से एक कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बन जाएगा। तो ये मुद्दे जो है वो उठाए हैं तुषार गांधी ने। अब सरकार ने क्या चीज कही है, तो गुजरात सरकार कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जो है वो किसी भी प्रकार से चीजों को चेंज नहीं करेंगे। आश्रम की के कैंपस की कोई भी बिल्डिंग चेंज नहीं होगी, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सभी की सभी हेरिटेज बिल्डिंग जितनी भी है उनको बस रिस्टोर किया जाएगा गांधी जी के एथोस के ऊपर, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांतों के ऊपर। राइट, और गवर्नमेंट ने यह भी चीज कही है कि ये जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इस आश्रम को जो रीडेवलप किया जाएगा, इसका मेन मकसद ये नहीं है अधिग्रहण करना, टेक ओवर करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि इस एरिया को एक्सपेंड करना, वो भी न्यूनतम बुनियादी ढांचे से, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से। राइट, इसको रीडेवलप करना। अच्छा, तो ये दोनों तर्क आपने सुन लिए। आप बताएं आप किसकी तरफ हैं, तुषार गांधी की तरफ हैं या गवर्नमेंट की तरफ है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सही कह रहा है, किसकी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है, कि किसकी बातों को फॉलो करना चाहिए। क्या ये आश्रम को एक्सपेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। राइट, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बनाया गया था, सेटअप किया गया था ये आश्रम। महात्मा गांधी जी यहां पर रहे थे 1917 से लेकर 1930 के बीच में। राइट, ये इनका बेस बना था और यहीं से ही आपको पता होगा इस दांडी मार्च जो है वो शुरू किया गया था। राइट, आपको पता है दांडी मार्च। राइट, हमें देखने को मिला था कि साबरमती से लेकर जो गुजरात का जो कोस्टल एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, वहां तक का ये मार्च हम लोग को देखने को मिला था। इसे सॉल्ट सत्याग्रह भी नाम जो है वो दिया गया था, नमक सत्याग्रह, पता है ना आपको ये बात। 12 मार्च 1930 का ये दिन हम लोग को देखने को मिला था। और ओरिजिनली इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह आंदोलन को यह आश्रम दर्शाता है। और यह आश्रम जो है वो भारत को स्वतंत्र कराने वाली विचारधारा का घर बन गया था। राइट, क्योंकि जो गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था, दांडी मार्च जो हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, जो यहीं से शुरू हुआ था, तो इसलिए कहा जाता है कि ये अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करने की विचारधारा का घर बन गया था ये। और आपको बता दें, फ्रीडम स्ट्रगल में साबरमती आश्रम का क्या रोल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स इन लिविंग, जीवन जीने की पद्धति, खेती, मतलब जो मेन चीज रही है जीवन जीने की पद्धति। आपको बता दें गाइस कि गांधी जी बोलते थे कि उनके लिए जो फ्रीडम जो है वो सिर्फ वो फ्रीडम नहीं है कि जो ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद हो जाओगे। आजादी का मतलब यह है बुराइयों से मुक्ति, सोशल ईविल से फ्रीडम। राइट, फ्रीडम
सत्याग्रही लाइफस्टाइल को जीने की फ्रीडम, राइट। इनने कहा फार्मिंग करो, एनिमल हस्बेंड्री करो, पशुपालन करो, गौ पालन करो, खादी यहां पर कंडक्ट की जाती थी, राइट। और भी इससे रिलेटेड काफी सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज यहां पर होती थी, राइट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यहां पर इंसान जो है वो अपने आप को पर्सनालिटी, इंसान की पर्सनालिटी डेवलप हो, एक सत्याग्रही लाइफस्टाइल इंसान जो है वो जिए। सिर्फ ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना इनके लिए फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम जो थी, बहुत बढ़िया लाइन है, ये आप अपने मेंस के आंसर में डेफिनेटली लिखिएगा। इनके लिए फ्रीडम थी बुराइयों से मुक्ति, बुराइयों से मुक्ति होनी चाहिए, राइट। मेन फ्रीडम, ब्रिटिशर्स को निकालना तो था ही, बट बुराइयों से मुक्ति होना भी था। फ्रीडम की डेफिनेशन इनके लिए लिमिटेड नहीं थी, ब्रॉड थी। और आइडिया ऑफ डिग्निटी इन लेबर, श्रम में गरिमा का विचार। तो ये आश्रम जो है, इसका रोल ये भी था कि श्रम में, लेबर में एक गरिमा होनी चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव इनका यह था कि जनता को अपलिफ्ट करना, आम जनता का उत्थान करवाना। इन्होंने क्लीनलीनेस का कैंपेन शुरू किया था, स्वच्छता अभियान गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधीयन आइडिया का ये एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है आज की डेट में। नए इंडिया का जो स्वच्छता अभियान है ना, स्वच्छ अभियान भारत का, ये गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा। क्योंकि साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने और कस्तूरबा जी ने, दोनों ने साबरमती आश्रम को खुद से जो है वो साफ किया था, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्कूल्स, विद्यालय का भी इसने काम किया। आश्रम के अंदर गांधी जी ने स्कूल बनाए जिनका फोकस ये था मैनुअल लेबर के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी था गाइस, स्किल डेवलपमेंट। वो बोलते थे कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं किताबी पढ़ाई, स्किल डेवलप करो, राइट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सके जिससे आपकी, राइट। एग्रीकल्चर करो, खेती करो यार, राइट। लिटरेसी टू एडवांस हिज एफर्ट्स फॉर सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारी करो, राइट। ये चीज इन्होंने कही, राइट। तो इस प्रकार के विद्यालय को जो है वो उन्होंने बनाने पर काम किया। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काफी सारे इंडियन स्कूल जो है वो ओपन किए गए ब्रिटिश स्कूल के ऑल्टरनेट के तौर पर, राइट। आप 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th या 7th चैप्टर में आपको इस चीज के बारे में पता लगेगा। 6th या 7th चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से शायद 7th चैप्टर, उसमें आपको क्लियरली इस चीज के बारे में पता लगेगा, गांधी जी की क्या विचारधारा थी, राइट, स्कूलों को लेकर, राइट। तो वो भी आपको पता लगेगा। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करें, राइट। और बिल्कुल एनसीईआरटी से, जीरो से तैयारी। और मैं अपने कोर्सेज में बिल्कुल जीरो से जो है वो तैयारी करवाता हूँ। अभी रिसेंट जो कोर्स चल रहा है हमारा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बैच जो चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी जो है वो करवाई जा रही है, राइट। बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, बिल्कुल ऐसा कि आपको ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज ध्यान में रहे, क्लियर हो, राइट। देखिए, इस काफी सारे लोग एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं ना, आप एनसीईआरटी को सिर्फ जो है वो जनरली रीड करते हो। आपको जनरली रीड नहीं करना है बॉस, सिविल सर्विसेज के लिए रीड करना है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये स्कूल के बच्चों के लिए है, राइट। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो इसी किताब को अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग टाइप से पढ़ना होता है। जो चीज मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ बैचेस के दौरान पर्सनली, राइट। तो अगर आपको बैचेस की डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, लगकर तैयारी करो यार। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी सिर्फ पढ़ना नहीं, चीजों को सोचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सोचना है, राइट। क्या चीज आपके मेंस के लिए काम की है, क्या चीज प्रीलिम्स के लिए काम की है, पढ़ते समय उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तब एग्जाम निकलेगा, राइट। और दांडी मार्च, दांडी मार्च आप जानते हैं, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। 12 मार्च 1930 को इसी आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है, राइट। किसके अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला? नमक कानून के विरोध में, ब्रिटिश के, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिला। और इसके अलावा ये घर भी रह चुका है नेताओं का। अगर हम बात करें विनोबा भावे और मीराबेन, तो इन लीडर्स का जो है, स्वतंत्रता सेनानियों का ये घर रहा है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और आज की डेट में क्या रेलेवेंस हम लोग को देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर आश्रम की? तो आश्रम हमें रिमाइंड कराता है, हमें बताता है, हमें याद दिलाता है गांधी जी के आशावान और आशावादी होने की, राइट। गांधी जी ने जो हमेशा बोला है कि आपको आशावान होना है, होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आपका प्री नहीं हुआ, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, दूसरे में प्री नहीं हुआ, तीसरे में प्री नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ,
5वें में आपका मेंस और इंटरव्यू दोनों निकलेगा। करो, कंसिस्टेंट रहो यार। मैंने हमेशा कहा है, जो इंसान कंसिस्टेंट रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हल्की फुल्की बनाई। देखो यार, सीधी सिंपल बात है, तैयारी कर रहे हो तो लगकर करो, वरना मत करो। मैंने देखा है काफी सारे लोगों को उस लेवल की तैयारी करते नहीं, दिन में 2-1 घंटा किताब उठा के पढ़ लिया और फिर एग्जाम देने चले गए, या फिर दो एग्जाम की डेट से 3 महीने पहले लगकर जो है वो तैयारी कर रहे हैं जी जान लगाकर। तो यार इसमें नहीं निकलेगा एग्जाम, ये है ना। इस एग्जाम को चाहिए टाइम, कम से कम 1 से 1.5 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, राइट, प्रॉपर तरीके से। जब आप दोगे तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो कि आप इस एग्जाम को निकालोगे, राइट। और कंसिस्टेंसी, और अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी, जैसे मैंने आपको बोला, पहले में नहीं निकला, दूसरे में नहीं निकला, तीसरे में नहीं निकला, चौथे में नहीं निकला, 5वां जब दोगे तो निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो। और किस तरीके से कंसिस्टेंट हो? जिस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से। तो इस बैच में मैं आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें आसान कर देता हूं गाइस। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना इस बैच में, वो आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग, राइट। मतलब कि जो लेवल होता है प्रिपरेशन का, वो लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके की तैयारी करनी है। इवन मैं आपको यार, मेरे तो बैचेस में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, लोगों ने 1.5 लाख रुपए की फीस दी है, उसके बाद मेरे बैचेस को ज्वाइन किया है। हमारे बैचेस के अंदर काफी सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो पीएससी में हैं, पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, राइट, ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो सीआरपीएफ में है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कोर्सेज के अंदर, राइट, दे हैव जॉब। मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो एक्सपीरियंस आते हैं, राइट, जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम को क्रैक करके रखा है, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। बिकॉज मैं जो आपकी तैयारी कराता हूँ, मैं आपको सिर्फ तैयारी नहीं करवाता, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के साथ साथ आपको ये बताता हूँ कि ये तैयारी करनी कैसे एक्चुअली, राइट, कि आपको किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है। तो दिस इज द मेन आइडिया एंड मेन डिफरेंस बिटवीन आर कोर्स, झांसर एकेडमी के कोर्स में और दूसरे कोर्स में। देखो दूसरे, मैं हमेशा बोलता हूँ सब कोर्स अच्छे हैं, राइट, सबके कोर्स अच्छे हैं, बट सबका तरीका अलग होता है। मेरा तरीका है क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एक्चुअली में पता है, राइट, कि स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते प्रिपरेशन के दौरान। स्टूडेंट को नहीं पता है कितने देर किस सब्जेक्ट को देना है, कितनी देर पढ़ना है, और देरी नहीं किस तरीके से पढ़ना है। तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपकी पूरी सॉल्व करता हूँ, और बिल्कुल जीरो से तैयारी। इस कोर्स के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जनरल स्टडीज का कोर्स ले रहा हूँ, पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट आपकी तैयारी यहाँ पर होती है, राइट। अगर अभी भी आपने कोर्स नहीं लिया है, देयर इज सम टाइम, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया, यानी कि ये महीना निकल गया। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये अभी जैसे आज की डेट में जो ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये 2021 नवंबर में रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये मिड नवंबर, 15-20 नवंबर के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर इस कोर्स को जो है वो मत आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टाइम इतना कम बचेगा तो आप यूपीएससी 2022 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, राइट। अब अगर अपीयर भी हो जाएंगे तो फिर वो उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी यार, राइट, क्योंकि प्रिपरेशन करनी अभी से ही है, राइट। बट फिर भी अगर आप 2023 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये कोर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट 2022 के लिए भी है, 2023 के लिए भी। यू कैन ज्वाइन इट, राइट। और फिर बाद में अगर कभी आप ये वीडियो को देख रहे हो, राइट, तो मैं आपको बता दूं कि आप लेटेस्ट जो है वो पता कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ये नंबर भी है, इसके थ्रू आप पता कर लीजिएगा कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो कौन सा कोर्स चल रहा है, जिससे कि मैं आपको जो है वो असिस्ट कर पाऊँ, राइट, या फिर मेरी टीम जो है वो आपको असिस्ट कर सके। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो आज की डेट में ये आश्रम हमें रिमाइंड करा था कि यार आशावान रहना है, आशावादी रहना है, राइट। इट टेल्स अस to not thwart the vision of Mahatma even in the face of immense adversity। कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, राइट, उनका जो विजन है, उसको खत्म नहीं होने देना है, राइट। द आश्रम embodies the true memory of गांधी। ये आश्रम गांधी की सच्ची स्मृति, उनके शुद्ध सत्य, उनके जीवन के तरीके के रूप में उनकी अत्यंत विनम्रता का प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। आश्रम स्टिल personifies द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड ह्यूमिलिटी ऑफ अ मैन। आज भी एक ऐसे व्यक्ति के सत्य और नम्रता के आदर्शों का प्रतीक है, जो कभी वहां रहे थे और राष्ट्र के लिए जिए थे, और राष्ट्र के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी, राइट। और ये व्यक्ति जो चाहते थे कि भारत जैसे महान राष्ट्र द्वारा इन उच्च आदर्शों को हमेशा ऊंचा रखा जाए, तो इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए ये आश्रम हमें आज भी जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।